वेलकम टू अनदर सीरीज रिव्यू। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं मजहर। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज की हम बात करेंगे। दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने काफ़ी कन्विंसिंगली जिम्बाब्वे को हराया है और दोनों मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है हमें काफ़ी प्लेयर्स से। पहला सवाल जो मैं मजहर से पूछना चाहूँगी वो ये है कि पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मजहर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि काफ़ी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी। दोनों मैचेस को इनिंग्स डिफीट पाकिस्तान ने दी है। जिम्बाब्वे को सेकंड टेस्ट मैच में फॉलो ऑन भी करवाया। तो एक पाकिस्तान की एक यंग टीम है, रिलेटिवली यंग टीम है, मोस्टली नए प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए कॉन्फिडेंस होगा, इवन दो कि जिम्बाब्वे की शायद कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि पाकिस्तान ज़रा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था लास्ट ईयर, तो अब ये 4 मैचेस जीतने के बाद टीम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसा कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान जो जिम्बाब्वे की साइड थी वो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसके बारे में लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे का वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, उनको टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाई हैं सारी बातें? नहीं, मेरा ख्याल है कि काफ़ी एक अनफेयर कमेंट है इस वजह से कि उनके कुछ प्लेयर्स इंजर्ड भी थे। एक तो आप देखें, सिकंदर रज़ा नहीं थे, शॉन विलियम्स नहीं थे। फिर जिम्बाब्वे, अगर आप जिम्बाब्वे को 90s में देखें तो उनकी टीम अच्छी इस वजह से थी कि वो रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। 8, 9, 10 उनको एक साल में मैचेस देखने को मिलते थे। लेकिन अभी जब हम देखते हैं तो उनको अगर आप रिसेंटली देखें तो मैक्सिमम 4-5 मैचेस जो है वो उनको मिलते हैं। तो जब कोई टीम को इस तरह रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक अच्छी टीम बन सकते हैं? तो मेरा ये ख्याल है कि ऑलरेडी जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होती जा रही है। ख़ास तौर पे जो हम टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आई थिंक सिर्फ 4-5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि आप कह लें कि उनकी एक कम्पेटिटिव टीम है, तो बाकी टीम स्ट्रगल कर रही हैं। अगर हम टेस्ट हिस्ट्री को भी ले लें, शुरू में अगर हम देख लें तो न्यूजीलैंड, अभी आप देखेंगे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है उन्होंने खेलना है, लेकिन एक वक्त था कि 30-40 साल तक न्यूजीलैंड कोई भी सीरीज़ नहीं जीता था। तो आप खेल के जो है अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए। और मतलब अगेन आप देखें, टीम भी तो मोरल डाउन हुआ होगा ना, मतलब सब लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए। तो देखिए, वही बात है कि आपकी ऑलरेडी इस टाइम जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें 12 टीम्स हैं। अगर आप दुनिया की दूसरी स्पोर्ट्स देखें तो 40-40, 50-50 कंट्रीज़ के अंदर एक स्पोर्ट जो है वो खेली जाती है। तो टेस्ट क्रिकेट ऑलरेडी इतना श्रिंक हो गई है और आप मज़ीद अगर इस तरह करेंगे जी इनको नहीं खेलना चाहिए तो उनकी डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगी? और फिर ये जो बातें हैं ये तो पाकिस्तान के ऊपर भी होती हैं। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाता है, पाकिस्तान देखें पिछले 25 सालों से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। तो जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया 3-0 हार गए, तो येन चैपल ने भी ये बात की कि पाकिस्तान को कि ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं करना चाहिए। फिर जब ऑस्ट्रेलिया बाहर की कंट्रीज़ में जाता है वो भी स्ट्रगल करते हैं। अब आपने ये बात छेड़ी दी है तो मैं आपको एक आप ये देखें कि 2016 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका गई और 3-0 जो है वो हार गए ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जिम्बाब्वे जो है वो श्रीलंका आई और उन्होंने श्रीलंका को बहुत टफ टाइम दिया टेस्ट मैच में, बल्कि वो टेस्ट मैच उन्होंने जीत जाना था। एक अंपायरिंग डिसीजन था जो कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चला गया और श्रीलंका ने तकरीबन 380 का टारगेट जो है वो चेज कर लिया। फिर आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश गई और वो वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सके। लेकिन अफगानिस्तान जब बांग्लादेश जाती है तो उन्होंने टेस्ट मैच भी जीत लिया। तो मतलब कि आप एक बुरी सीरीज पे आप किसी टीम को जज नहीं कर रहे हैं। आप एक सीरीज के ऊपर या 1-2 साल के परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप किसी भी टीम को जज नहीं कर सकते। आपको ओवरऑल देखना है। जिम्बाब्वे ने अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक अच्छा मैच खेला है। 2013 में जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे की टेस्ट सीरीज हुई थी तो जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच हरा दिया था। और पाकिस्तान की वो टीम थी जिसने रिसेंटली इंग्लैंड को, जो कि इंग्लैंड तब नंबर 1 थी, तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 3-0 हराया हुआ था। और जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे गया तो टेस्ट मैच हार गया। फिर पाकिस्तान 2 साल बाद नंबर 1 भी बन गया। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट हो, जब उसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा मैचेस होंगे, तभी जो है आपकी टीम्स जो है वो डेवलप होंगी। जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान लास्ट ईयर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में और इस वक्त हम देखते हैं कि थोड़ी कंपैरेटिवली देखिए, न्यूजीलैंड में आप गए, न्यूजीलैंड में आप दोनों मैचेस हार गए। इंग्लैंड में आप गए, वहाँ पे आप कोई मैच नहीं जीत सके। उससे पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया तो बुरे तरीके से आप हार गए 2-0। बल्कि पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ थी, आई थिंक पूरी सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के बॉलर्स ने सिर्फ 11 आउट किए थे। एक टेस्ट मैच में 8 आउट किए थे, एक में 3 आउट किए थे। और ऑस्ट्रेलिया के लोग ये बातें कर रहे थे कि इतना वीक बॉलिंग अटैक हमने कभी अपनी कंट्री में नहीं देखा। तो अगर तो हम ये फार्मूला अप्लाई करें सबके ऊपर ही, तो फिर तो मेरा ख्याल है क्रिकेट 2-3 कंट्रीज़ के दरमियान ही रह जाएगी। बल्कि 2-3 भी क्या, इस टाइम कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो कि ऑल कंडीशंस में परफॉर्म कर रही हो। आप देखें कि न्यूजीलैंड अभी फाइनल में है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हार गया था। न्यूजीलैंड रिसेंट टाइम्स में कोई अवे सीरीज अच्छी नहीं जीता। इंग्लैंड की अगर हम लास्ट 10 मैचेस देखें ऑस्ट्रेलिया में, 9 मैचेस इंग्लैंड हारा है और एक मैच जो है ड्रॉ हुआ। और उस मैच जो ड्रॉ हुआ था वो खराब पिच थी और वो मैच उसके ऊपर जो है वो मेलबर्न में जो है ड्रॉ हो गया था।
तो आप अभी रिसेंटली देखें तो कोई भी ऐसी टीम नहीं है। इंडिया एक ऐसी टीम है जिसने रिलेटिवली थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 2 सीरीज जीता है। लेकिन जब इंडिया जब इंग्लैंड में जाता है तो वहाँ पे उनको भी मुश्किलात होती हैं। इंडिया भी न्यूजीलैंड में गया तो वो 2-0 हार गए, उससे पहले साउथ अफ्रीका गया तो वहाँ पे हार गए। तो कोई भी ऐसी इस टाइम टीम नहीं है जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हो। मेरा ये ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, और हमें जो है वो बजाय इसके कि हम मजीद जो है वो लोगोों को इनकरेज करेंगे वो टेस्ट क्रिकेट खेलें। अगर आप ये कहेंगे कि इनको नहीं खेलना चाहिए तो आपकी टेस्ट क्रिकेट और ज़्यादा जो है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह के कमेंट से आई थिंक डिस्करेज नहीं करना चाहिए टीम्स को। अच्छा, जैसे हर सीरीज की कोई ना कोई एक अच्छी बात तो होती है, तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में इस सीरीज के लिए क्या अच्छा था? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो एक अच्छी चीज़ थी वो आपके फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस थी। हमने देखा कि शाहीन अफरीदी ने भी 5 आउट किए, हसन अली ने 5 आउट किए, फिर उसके अलावा स्पिनर्स ने भी, नुमान अली ने 5 आउट किए। हसन अली की अगर हम खास तौर पे बात करें, जब से उनका कमबैक हुआ है, उनके अगर हम पिछले 3 टेस्ट मैचेस देखें तो 24 विकेट्स हैं उनकी, और 4 बार उन्होंने 5 विकेट हॉल ली है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उन्होंने एक मैच में 10 आउट किए थे, और साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम थी। फिर शाहीन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, फवाद आलम की सेंचुरी है, आबिद अली की डबल सेंचुरी है, अजहर अली ने सेंचुरी की। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के लिए, और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की इस टीम को अगर आप 1-2 प्लेयर्स को निकाल दें, अजहर अली को और बाबर आजम को, तो सारे तकरीबन नए प्लेयर्स हैं, तो उनको भी एक्सपीरियंस चाहिए था। और पाकिस्तान ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेलता है। आप देखेंगे इस साल, पूरे साल में पाकिस्तान के 7-8 टेस्ट मैचेस हैं। तो एक आई थिंक कि जो आपके यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए एक अच्छा, आप कह लें कि उनके लिए एक लर्निंग कर्व थी। यंग प्लेयर्स की आपने बात की, तो एक डेब्यू कराया गया ताबिश खान का, जिस पे काफ़ी बात हो रही थी कि काफ़ी लेट हो गया पाकिस्तान को डेब्यू कराने में, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें कुछ इफेक्ट होता है टीम पे कि आप लाइक इतने ज़्यादा एज के बंदे को टीम में अब आके डेब्यू करा रहे हैं, तो फिर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखें, ताबिश खान को थोड़ी सी सिंपैथीज उनके साथ इस वजह से हैं कि ताबिश खान जो है पाकिस्तान के, आप कह लें जो फर्स्ट क्लास सिस्टम है ना, उसका एक विक्टिम है, और 2 जगह के ऊपर आप कह लेंगे वो विक्टिम बने हैं कि जो उनका करियर बन सकता था वो नहीं बना। उसकी वजह ये है कि ताबिश खान जब नए आए थे, जब ये स्टार्ट में थे, तो शुरू में इनकी काफ़ी ज़्यादा पेस होती थी, ये एक अच्छी पेस के बॉलर थे। लेकिन अगर आप पिछले 10-15 साल पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जिन लोगों ने फॉलो किया, उनको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में जो पिचेस थी वो अंडर प्रिपेयर्ड, और जो सीम बॉलर्स होते हैं उनके लिए जो है वो ज़्यादा आप कह लेंगे कारआमद होती थी। तो एक वो बॉलर जो कि 140 के ऊपर बॉलिंग कर रहा है, जब उसको पता है कि मैं यहाँ पे 120-125 की स्पीड के ऊपर भी आउट करके बॉलिंग करके मैं आउट कर लूँगा, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो इस तरह जो है जोर लगाए। फिर जब ताबिश खान की परफॉर्मेंसेज थी तब उनको जो है वो मौका नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है कि इवन जब अभी जो पाकिस्तान रिसेंटली न्यूजीलैंड गया है, वहाँ पे शायद उनकी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती थी, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस उनके लिए कंड्यूसिव थी। तो आप कह सकते हैं कि किसी हद तक जो है वो ताबिश खान के साथ आप शुरू में कह सकते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन अभी 36 की एज में आप एक फास्ट बॉलर को डेब्यू करवा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा गलत है। मतलब कि आप कह लेंगे ट्रू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। तो आपने जो पहले एक गलती हुई थी आपके सिस्टम की, आपके सिलेक्टर्स की, आप उसको जस्टिफाई जब कर उसको रहे हैं ठीक करने की कोशिश की तो आपने एक और गलती कर दी। तो मतलब कि आप ये देखें कि पाकिस्तान हिस्ट्री के सेकंड ओल्डेस्ट जो है वो टेस्ट डेब्यूटेंट है, 36 उनकी एज थी। और ये मतलब कि जिस तरीके से उनको डेब्यू करवाया गया है कि आपने ये नैरेटिव बिल्ड किया कि इस प्लेयर ने 598 आउट किए हुए थे, 130 फर्स्ट क्लास मैचेस थे, तो ये जो है डिजर्व करते थे। तो अगर तो हम इस नैरेटिव को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो मतलब कि फिर तो आप किसी को रोक ही नहीं सकते। आपके भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं, सईद बिन नासिर हैं, आप कह लेंगे अकबर उर रहमान हैं, अनवर अली हैं, हमाद आजम हैं, ये सब वो प्लेयर्स हैं, काशिफ भट्टी हैं, ये सब वो प्लेयर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अगर आप विकेट्स की भी बात करें तो सदफ हुसैन की 400 विकेट्स हैं, ताबिश खान की काशिफ भट्टी की 300 विकेट्स हैं। तो 2-3 सीजन में तो इनकी भी जो है 400-500 विकेट्स हो जाएंगी। फिर आप कहेंगे कि इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो किसी भी प्लेयर को टेस्ट कैप देने का क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि हमने इसको ऑनर करना है। आपने ये देखना है कि आपकी कंट्री को इन प्लेयर्स की जरूरत है कि नहीं। और ये पूरी दुनिया में आप इस टाइम देखें तो आपको कई ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे। इंग्लैंड में तो आपको बेतहाशा ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जिन्होंने 200-200 मैचेस खेले हैं, लेकिन उनको जो है वो मौका नहीं मिला। सैम नॉर्थ ईस्ट हैं, हिल्ड्रिथ हैं, और पास्ट में भी अगर हम देखें अगर कोई जो इस टाइम मेरे जेहन में जो नाम आ रहे हैं उसमें मार्क निकलस हैं, और इंडिया के अमोल मजुमदार हैं, ऑस्ट्रेलिया के डेविड हसी हैं। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी, लेकिन वहाँ पे कभी इस तरह की बात नहीं हुई कि इनके इतने ज़्यादा मैचेस हो गए हैं तो अब इनको ऑनर करना चाहिए। तो टेस्ट कैप जो है वो ऑनररी चीज़ नहीं है, इस बेस पे नहीं देनी चाहिए। इस बेस पे नहीं देनी चाहिए। आपने ये देखना है कि
आपकी कंट्री को इन प्लेयर्स की जरूरत है कि नहीं। जिस तरह आप देखें नुमान अली का कमबैक हुआ, सॉरी उनका डेब्यू हुआ नुमान अली का भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान को उनकी जरूरत थी। फवाद आलम का एक काफी बड़ी एज में उनका जो है कमबैक हुआ, तो पाकिस्तान को फवाद आलम की जरूरत थी। तो आपने ये देखना है कि पाकिस्तान को किस प्लेयर की जरूरत है, ये नहीं देखना कि इस प्लेयर को पाकिस्तान की जरूरत है कि exactly, अगर आपको नहीं लगता अगर हम प्लेयर्स को ऐसी टीम्स में लाते रहेंगे तो हम अपना कॉम्बिनेशन कब सेट करेंगे? exactly, इतने सारे चेंजेस। आप ये देखें कि टेक्निकली भी जो है वो ये जो डिसीजन है वो इस तरह से गलत था कि उन्होंने रिप्लेस किया फहीम अशरफ को। अब फहीम अशरफ एक ऑलराउंडर हैं और वो फर्स्ट चेंज के बॉलर हैं, ताबिश खान एक फ्रंट लाइन बॉलर हैं और नए बॉल के बॉलर हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन भी खराब हुआ। और फहीम अशरफ के करियर में 9 टेस्ट मैचेस हैं और 9 टेस्ट मैचेस में उनके 8 ऐसे मैचेस हैं जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया, सिर्फ उनका एक फेलियर है। तो आप मतलब कि या तो किसी प्लेयर ने 50-60 टेस्ट मैचेस खेले हो तो आप उसको रेस्ट करवाएंगे। आपके प्लेयर्स ऑलरेडी साल में 7-8 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, आप उसमें भी उनको रेस्ट करवा रहे हैं। एक प्लेयर को आप सिर्फ आपने कि ताबिश खान को खिलाना था। तो ये आई थिंक थोड़ा सा इन पाकिस्तान की टीम को सोचना होगा, क्योंकि अगर आपने इस चीज के ऊपर लोगों को टेस्ट कैप देना शुरू कर दी तो फिर मैंने आपको कई इस तरह के नाम गिनवा दिए, सदफ हुसैन है, काशिफ भट्टी हैं, वकास मकसूद हैं, फिर 7-8 मैचेस साल में हम खेल रहे हैं वो नए लड़कों के साथ। अगली सीरीज में फिर जो बाकी प्लेयर्स होंगे वो भी ये कहेंगे कि भाई हमने 400 आउट किए हैं, अब आप हमें भी ऑनर करें। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी गलत बात। बाबर आजम की परफॉर्मेंस से बात कर लेते हैं। एज अ कैप्टन तो उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही थी, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस को क्या हो गया? शायद वो मेरा ख्याल है कि कंप्लेसेंट हो गए कि एक वीक टीम है तो आराम से मैं रन्स कर लूँगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह का कोई कंसर्न नहीं है बाबर की। अगर हम उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखें वनडेज़ में, T20s में, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी, ये साउथ अफ्रीका सीरीज़ से पहले उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक थी। लेकिन ऑब्वियसली ये जो 2 सीरीज़ हैं उनकी कितनी खास नहीं गई। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने एक 77 रन की अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन आप कह लें कि वो कोई सेंचुरी में जो है वो अपनी इनिंग्स को कन्वर्ट नहीं कर सके। तो अभी सिर्फ 4 टेस्ट मैचेज हैं एज ए कैप्टन, लेकिन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने पहले 4 मैचेस जीते हैं। और MS धोनी 2008 में वो भी अपने पहले 4 मैचेस जीते थे, तो 12 साल में दुनिया में भी वो पहले ऐसे कैप्टन हैं जो कि अपने पहले 4 मैचेस जीते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक मोरल बूस्टर हो सकता है। बाकी जहाँ तक बात है बैटिंग की, तो 4 मैचेस के ऊपर आपको इतना जज नहीं कर सकते। होपफुली जो आपकी नेक्स्ट सीरीज है पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें जो है वो शायद इन रन्स को जो है वो कंपनसेट कर दें। सारे जो दुनिया के बॉलर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं बाबर को आउट कैसे करना है, और ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ने आराम से आउट कर दिया। 5 बार जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में मुजर रब्बानी ने उनको आउट किया है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने बाबर को मुजर रब्बानी से ज़्यादा बार आउट किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि मुजर रब्बानी ऑब्वियसली वो एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड में काउंटी का भी उनको एक्सपीरियंस है, तो उनको शायद बाबर को बॉलिंग करने में मज़ा आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बैटल थी मुजर रब्बानी वर्सेस बाबर, वो शायद किसी हद तक मुजर रब्बानी जीत गई। अजहर अली की हमने बात की, उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी रही, सेंचुरी स्कोर की, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो स्टैंडर्ड्स अब सेट हैं टेस्ट क्रिकेट में, उसके लिहाज से उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी कम था, बहुत ज़्यादा बॉल्स दी उन्होंने सेंचुरी स्कोर करने में? आई डोंट थिंक कि ये कोई इतना बड़ा कंसर्न है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप देखें कि बैटिंग जो है वो मुश्किल होती जा रही है। अगर आप पिछले 4-5 साल देखें तो बैट्समैन के लिए इतने आसान नहीं रहे, लेकिन उसमें भी अजहर अली जो हैं उनके अगर हम लास्ट 10 मैचेस देखें तो उनकी तकरीबन 50 की एवरेज है। एक उनकी इंग्लैंड में सेंचुरी है, साउथहैम्पटन में 141 नॉट आउट, और ब्रायन लारा ने कहा था कि वो उस पूरी इनिंग्स को जो है वो देखते रहे हैं और उन्होंने अपने टीवी के रिमोट को हाथ भी नहीं लगाया, तो इतनी ज़बरदस्त वो इनिंग्स थी। फिर एक न्यूजीलैंड में उन्होंने 93 किया, तो स्ट्राइक रेट का किसी हद तक आ सकता है, आप कह सकते हैं थोड़ा कम है, लेकिन जब तक वो पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव हैं, क्योंकि आप देखिए आपकी इस टाइम जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसमें 1-2 प्लेयर्स हैं जो कि रन्स कर रहे हैं, उस पर भी अगर हम उनको इस तरह करें क्रिटिसाइज, मैं बल्कि कुछ लोगों का ये भी देख रहा था कि उनकी ओवरऑल जो उनकी करियर एवरेज है कि 43-44 है इतने ज़्यादा मैचेस खेलने के बाद। तो आपने अजहर अली का रोल भी देखना है। अजहर अली मतलब कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ऐसा कम हुआ है कि कोई प्लेयर अपने करियर के एंड पे भी जो है नंबर 3 के ऊपर खेल रहा हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी बैट्समैन नंबर 3 के ऊपर खेलना पसंद नहीं करता, और अगर आप पाकिस्तान के ओपनर्स प्लस जो नंबर 3 बैट्समैन हैं, अगर आप उनकी एवरेजेस देखें तो अजहर अली जो आपके टॉप बैट्समैन है, यूनुस खान, सईद अनवर, आपको उस लीग में जो है वो दिखाई देते हैं। इफेक्टिवली वो एक ओपनर है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं वो काफ़ी वीक हैं, तो हर मैच में वो 8-10 ओवर्स के बाद तो वो आप कह लें कि उनको आना पड़ जाता है। तो इस वजह से भी उनकी जो ओवरऑल जो करियर एवरेज है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि नंबर 3 के ऊपर आई थिंक इजाज़ अहमद एक पाकिस्तान के ऐसे बैट्समैन थे जो कि अपने करियर के एंड तक नंबर 3 पे खेलते रहे। उनकी करियर भी उनकी जो एवरेज है करियर की
वो भी 30s में थी। क्योंकि आपके जितने भी सीनियर्स हैं जब वो आप कह लेंगे स्टैब्लिश हो जाते हैं तो वो 4-5 के ऊपर खेलना पसंद करते हैं। आप यूसुफ को देख लें कि 2009 में जब फवाद आलम आए थे तो यूसुफ ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, शुएब मलिक ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, फवाद आलम को नंबर 3 के ऊपर खिलाया गया और उस बेचारे का जो करियर है वो 10 साल के लिए ख़त्म हो गया था उस इनिंग्स के बाद जो न्यूजीलैंड में उन्होंने खेली थी। फिर रिसेंटली आप देखें कि जब यूनुस और मिसबा खेल रहे थे तो बाबर आजम यंग प्लेयर थे, आइडियली मिसबा और यूनुस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन बाबर को 3 पे खिलाया गया और उनका भी आप कह लेंगे शुरू में उनको काफ़ी मुश्किलात हुई। और इस टाइम जो हम दुनिया के जितने भी आप जो फैब 4 या फैब 5 की बात करते हैं तो ये सब लोग जो है वो 4 के ऊपर 4 या 5 पे खेलते हैं। सिर्फ स्टीव स्मिथ एक ऐसे हैं जो कि 3 पे खेलते हैं। विराट कोहली ने नंबर 3 के ऊपर आने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। जो रूट ने आने की कोशिश की नंबर 3 के ऊपर वो भी कामयाब नहीं। मुश्किल क्यों है ये नंबर 3 पोजीशन? क्योंकि देखें अगर आपके ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं, आपका बॉल नया है, शुरू में जो मतलब अगर आप डे 1 के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं तो शुरू में जो मॉर्निंग कंडीशंस होती हैं वो बॉलर्स के लिए जो है ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, तो उसके ऊपर अगर आपकी बैटिंग आ जाए तो वो काफ़ी आपको मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अगर हम रिसेंटली देखें, अगर हम पिछले 2 सालों में आप देखें तो आप देखेंगे काफ़ी दुनिया के जो बैट्समैन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का मिडल ऑर्डर देखें, विराट कोहली, पुजारा, रहाणे, इन सब की एवरेजेस भी जो है वो आप कह लें 40s के आसपास है। इंडिया में अगर हम उनके ग्रेट प्लेयर्स को देखें, सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, विराट कोहली हो गए, इन सब की 50 के करीब या 50 से ज़्यादा की एवरेज है। अगर हम वीवीएस लक्ष्मण को देखें तो जो एक रिसेंटली एक इंग्लैंड में सीरीज थी तो उसमें इंडिया को नंबर 3 के ऊपर एक बैट्समैन चाहिए था, तो तेंदुलकर जो है वो 4 से 3 पे नहीं गए, लक्ष्मण जो है वो 5 से 3 पे चले गए थे। तो इस वजह से आप देखेंगे लक्ष्मण भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके कि 130 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद जो उनकी एवरेज है वो 40s में है। तो लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इंडिया के लोग उनकी एवरेज की वजह से जो है उनको क्रिटिसाइज करते हो। हर प्लेयर का एक रोल होता है और नंबर 3 तो वैसे भी मेरे ख्याल में एक आप कह लेंगे कुर्बानी का बकरा होता है कि एक बहुत ही, मैं ये कहने वाली थी कि मजहर की सारी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि नंबर 3 पे जो खेलता है वो कुर्बानी का बकरा तो वो एक बहुत ही मुश्किल एक आप कह लेंगे पोजीशन होती है। तो अजहर अली ने अपना सारा करियर एज एन ओपनर खेला है या नंबर 3 खेला है, तो इतने मैचेस के बाद भी अगर उनकी एवरेज 43, 44 है, 18 उनकी सेंचुरीज हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि वो ना सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस है बल्कि पाकिस्तान के जो ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन है वो उस लीग में आ सकते हैं अगर वो मजीद 2-3 साल इस तरह की परफॉर्मेंसेस दें। मैं तो मतलब कि उनकी एवरेज और उनके स्ट्राइक रेट से मुझे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऑब्वियसली लोग जो हैं वो हमने एक्चुअली अपने जो मेयार या जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा कर ली हैं कि हमें हर प्लेयर चाहिए जिसकी एवरेज ब्रैडमैन की तरह की हो, बॉलिंग बेलकम मार्शल, वसीम अकरम की तरह की हो, उससे नीचे अगर कोई आ गया तो हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना। हम ये सोचते ही नहीं है कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो क्रिकेट है वो कैसे हो रही है। मैंने आपको इंडिया के 3 बैट्समैन की एग्जांपल दी, मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी ने इंडिया में ये बात की हो कि पुजारा की एवरेज बहुत कम हो गई है या रहाणे की एवरेज जो है कम हो गई है, इनको बाहर कर देना चाहिए। तो आई थिंक कि जो इस टाइम मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, टेस्ट क्रिकेट, बैट्समैन के लिए मुश्किलात होती जा रही है। ये भी एक बाय द वे एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि लोग समझ रहे हैं कि जो कंडीशंस हैं वो बैट्समैन की फेवर में है। वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में ऐसा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पिछले 5 सालों में बैट्समैन के लिए जो कंडीशंस है वो मुश्किल होती जा रही है। सही। कुर्बानी का बकरा की हमने बात की, फवाद आलम मुझे याद आए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जब से उनका कमबैक हुआ है, लेकिन 10 साल जो उनको वेट करना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या सोचते होंगे अब वो ग्राउंड में जब अच्छी परफॉर्मेंस देते होंगे कि यार मैं 10 साल तरस गया हूँ मैं ये परफॉर्मेंसेस देने के लिए? देखें, मैंने तो शुरू में बात की कि उनके साथ तो उनका जो डेब्यू था उसके ऊपर ही उन्होंने सेंचुरी तो कर दी थी, लेकिन वो भी एक ज्यादती थी कि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और आपने ज़बरदस्ती जो है वो उनको ओपन करवा दिया और उन्होंने सेंचुरी भी कर दी। उसके बाद वो एक और टेस्ट मैच उन्होंने खेला श्रीलंका में, न्यूजीलैंड में गए तो अगेन यूसुफ को या शुएब मलिक को नंबर 3 पे आना चाहिए था उस टेस्ट मैच में इन न्यूजीलैंड, लेकिन फवाद आलम को नंबर 3 पे उन्होंने खिलाया, वहाँ पे रन्स नहीं किए, वो 10 साल के लिए ड्रॉप रहे। अब वो वापस आए हैं तो उन्होंने अपने कमबैक के ऊपर 3 सेंचुरीज कर दी हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने अपने पहले 10 टेस्ट मैचेस में 4 सेंचुरीज की हैं। तो ऑब्वियसली उनका एक जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 10 साल का, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक खुशहाल बात है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान को हो सकता है 3-4 साल मजीद सर्व कर लें। और अभी तक तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, न्यूजीलैंड में सेंचुरी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी और अब जिम्बाब्वे में भी। फवाद आलम की परफॉर्मेंस हमने बात कर ली है, बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए अगली क्या असाइनमेंट है। देखिए, अभी पाकिस्तान के प्लेयर्स ऑब्वियसली PSL में बिजी हो जाएंगे मोस्टली। जून में PSL है, फिर जुलाई में जो है पाकिस्तान को इंग्लैंड में जाना है जहाँ पे कि 3 वनडेज हैं और 3 T20s हैं। फिर अगस्त में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ जाना है जहाँ पे मेरा ख्याल है 3 T20 इंटरनेशनल होंगे, हो सकते हैं इससे ज़्यादा भी हो जाए, और जो आपके टेस्ट मैचेस हैं वो 2 या 3 होंगे।
क्योंकि अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान का जो वेस्ट इंडीज़ का टूर है उसमें T20 और टेस्ट मैचेस होंगे। टेस्ट क्रिकेट ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं है। ये जो 10 महीने का जो पीरियड है, आप कह लें जनवरी से लेके नवंबर तक, इसमें सिर्फ जो है वो कि 6-7 टेस्ट मैचेस थे पाकिस्तान के पास। लेकिन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड का टूर है, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान भी आना है। आप कह लें अफगानिस्तान के साथ एक सीरीज़ है पाकिस्तान की सितंबर में, फिर T20 वर्ल्ड कप है। तो काफ़ी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे होंगे, क्योंकि आगे जून ऑनवर्ड्स अगर PSL हो जाती है तो आपके पास क्रिकेट ही क्रिकेट है। आज के वीडियो से इतना ही, और हमने काफ़ी वही चीज़ें डिस्कस की हैं जो सोशल मीडिया पे लोग डिस्कस कर रहे थे सीरीज़ के बाद। आई होप काफ़ी जो है फ़ायदेमंद रहा होगा आपके लिए, शो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।